अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज हम पॉपुलेशन चैप्टर के कुछ मुश्किल सवालात को यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। इन सवालात में मैं कुछ डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल मॉडल से रिलेटेड सवाल दिखाऊंगा, कुछ एज स्ट्रक्चर पॉपुलेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड सवाल दिखाऊंगा और कुछ ग्राफ से रिलेटेड सवाल दिखाऊंगा। अमूमन ये वो चीज़ें हैं जो बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो सबसे पहले मैंने जो सवाल यहाँ पे शेयर किया हुआ है दैट इज़ फ्रॉम विंटर 2002, यानी कि अक्टूबर नवंबर 2022 का क्वेश्चन नंबर 5 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल मॉडल दिया हुआ है। ठीक है जी, अब इसको किस तरीके से करना है जरा इसके सवालात देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें बर्थ रेट का भी दिया हुआ है एक स्केल और डेथ रेट का भी दिया हुआ है, और कुछ लाइंस दी हुई हैं बर्थ रेट, डेथ रेट, टोटल पॉपुलेशन और प्रोजेक्शन, यानी प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन क्या है। ठीक है, हमें पहले तो सवाल देख लेते हैं ताकि उसी के अकॉर्डिंग फिर चीज़ों को डिस्कस करें। सबसे पहले वो पूछ रहा है व्हाट इज द बर्थ रेट एट द हाईएस्ट पॉइंट। बहुत इजी है, हमें देखना है बर्थ रेट की लाइन कौन सी है। भाई ये बिल्कुल भी डॉटेड नहीं है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। ठीक है जी, ये देख सकते हैं। तो इससे बर्थ रेट को देखना है। ठीक है, अब बर्थ रेट कहाँ पे, ये आप देख सकते हैं कि ये बर्थ रेट वाली पूरी लाइन है। ठीक है जी। अब पहले तो बच्चों को ये लाइन पिक करने में मसला होता है। दूसरी बात, उनको एक आदत बनी हुई है कि रीडिंग जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से ले रहे होते हैं, यानी कि वो ये देखेंगे यहाँ से गिनना शुरू करेंगे कितनी है, और नहीं, ऐसा नहीं करना, ये कॉमन मिस्टेक है। देखिए, इस साइड से डेथ रेट को देखना है और इस तरफ से आपने बर्थ रेट को देखना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने स्केल रखना है अपने पेपर के ऊपर और लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, कहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है, जहां बर्थ रेट अपने हाईएस्ट पॉइंट पे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ की इस तरीके से, ताकि आपको आइडिया हो सके कि कितनी है भाई। ठीक है जी। अब थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो मार्किंग स्कीम के अंदर भी एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है जी। हमें देखो, हमें अब रीडिंग करनी है। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पे एक लाइन है, नीचे दो लाइन, तीन लाइन और चार, यानी कि चार छोटे बॉक्सेस जो हैं वो हमारे पास 8 यूनिट्स के बराबर है। ठीक है, तो अगर चार बॉक्सेस जो हैं वो 8 यूनिट्स के बराबर हैं तो एक बॉक्स कितने के बराबर है, 2 यूनिट्स के, यानी कि 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ आ गई है। आगे चलते हैं। भाई देखिए, हमारे पास जो लाइन आ रही थी, मिट गई है लाइन, जरा इसको दोबारा से बना लेते हैं। ठीक है जी, कुछ यहाँ पे लाइन आ रही है। अब देखिए भाई, यहाँ तक हमें पता है, यहाँ तक तो क्लियर नजर आ रहा है कि ये 40 है। अब यहाँ पे गए हमने, ये 2 यूनिट्स ऐड हो गए इस के बाद। ठीक है जी, 2 यूनिट्स कैसे ऐड हो गए कि ये पहला छोटा जो बॉक्स पूरा हुआ, तो इससे क्या हुआ, 2 यूनिट्स, यानी कि 42 हो गए। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये पूरा नहीं है। ठीक है, ये आधे आधे, थोड़ा आधे से ज्यादा है। तो रफली अगर मैं बात करूं तो इसको हम 43 कंसीडर कर लें। यहाँ तक तो 42 था, अब इससे थोड़ा सा ऊपर है, तो हम 43 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हम लोग क्या कर देंगे, 43 पर थाउजेंड, आगे उसने खुद लिखा हुआ है। अच्छा, अगर यहाँ पे पर थाउजेंड नहीं लिखा हुआ होता और आप भी नहीं लिखते तो आंसर गलत हो जाता। ठीक है, तो आपने देखना है कि जो भी यहाँ पे स्केलिंग दी हुई है, जिस हिसाब से भी, जैसे यहाँ पे पर थाउजेंड दिया हुआ है, तो या तो एग्जामिनर खुद लिखे या फिर आप लिख के दें उसको। ठीक है, अगर लेट सपोज एग्जामिनर ने सिर्फ ब्लैंक स्पेस दी हुई होती, ठीक है जी, और आपसे पूछा होता है व्हाट वाज द बर्थ रेट एट हाईएस्ट पॉइंट, और आप 43 लिख देते तो आंसर गलत हो जाता। आपने 43 पर थाउजेंड लिखना होता है, बट लकीली यहाँ पे इजी सवाल है और यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग जो है सिर्फ 43 लिख दिया। अब देखिए भाई, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है, वो कह रहा है व्हाट इज द डेथ रेट एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है जी। अब एक और गलती जो बच्चे, कि एक बार यहाँ इस स्केल से देखना शुरू किया तो आगे सारे सवालों के लिए एक ही तरफ का स्केल इस्तेमाल कर दिया, ऐसा नहीं है। अब डेथ रेट है तो डेथ रेट इस लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट होगा। ठीक है ना, तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द डेथ रेट एट द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, डेथ रेट की लाइन कैसी है भाई, स्केल से देखेंगे, ये वाली लाइन डेथ रेट की है, यानी कि कौन सी लाइन डेथ रेट की है, आप देख सकते हैं ये जो जा रही है, दैट इज द लाइन ऑफ डेथ रेट। ठीक है जी। अब कह रहा है डेथ रेट
हाईएस्ट पॉइंट पे कितना था। ठीक है, तो अब हम लोगों ने स्केल जो ड्रॉ करना है, स्केल जो रखना है वो इस तरफ रखना है दूसरे एंड से, और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर हमें स्केल की मेजरिंग देखनी है कि भाई किस तरीके से। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चार छोटी लाइंस जो है, पांच छोटी लाइन जो है वो 5 यूनिट्स के बराबर है। बहुत सिंपल सी बात है। क्या अगर समझ नहीं आई तो बात यहाँ पे गौर करके देख लें। ठीक है जी। बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5, जिधर जिधर मैंने डॉट्स बनाए आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पांच छोटे बॉक्सेस जो हैं वो 5 यूनिट्स के बराबर है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ तक 25 है, ये 26 हो गया, ये 27, और ये थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है जी, 27 से थोड़ा सा ज्यादा है, 27.5, ये है। ठीक है जी। तो अगर किसी बच्चे ने 27.5 लिख दिया, या 27 लिख दिया, या 28, इवन 28 भी एग्जामिनर एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो जिसने भी इस रेंज में आंसर लिखा उसको मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों ने आंसर क्या लिखना है, 27, या फिर अगर किसी ने 27.5 या 28 पर 1000 भी लिख दिया तो भी आंसर एक्सेप्टेबल है। अब भाई देख सकते हैं आगे और क्या सवाल आ रहे हैं। वो क्या कह रहा है भाई, व्हाट हैपेंस टू द टोटल पॉपुलेशन इन स्टेज 2। स्टेज 2 पे टोटल पॉपुलेशन को क्या हो रहा है। ठीक है जी। स्टेज 2 में कौन सा स्टेज है भाई, आप देख सकते हैं जरा यहाँ पे, स्टेज 2। अब आप देखें तो यहां पर टोटल पॉपुलेशन की लाइन दी हुई है, ये रही लाइन। ठीक है जी। स्टेज 2 में ये वाली लाइन आप देखें तो किस तरफ, किस डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसको हम सिंपली लिख देंगे कि भाई टोटल पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी, इंक्रीज हो रही है, दैट इज हैपनिंग टू द टोटल पॉपुलेशन। अब नेक्स्ट पार्ट में वो क्या पूछ रहा है, इन 2018 द बर्थ रेट वॉज 25 पर 1000 एंड द डेथ रेट वॉज 7 पर 1000। यूजिंग फिगर 5.1 आइडेंटिफाई विच स्टेज ऑफ DTM पाकिस्तान वॉज एट 2018। भाई वो कह रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेज है जिस स्टेज में डेथ रेट 7 पर 1000 था और बर्थ रेट 25 था। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा है। पहले तो हम बर्थ रेट की लाइन देखेंगे कौन सी है। बर्थ रेट की लाइन ये जो बिल्कुल कांस्टेंट जा रही है, ठीक है जी, ये बर्थ रेट की लाइन है। तो कौन से स्टेज पे आप देखें कि बर्थ रेट जो है वो 25 हो रहा है, 25। अच्छा जी, पहली बात तो अब वापसी बर्थ रेट की बात करें तो इस साइड से देखेंगे 25। ठीक है जी, बर्थ रेट 25 कौन से स्टेज पे आ रहा है भाई, स्टेज 3 पे आ रहा है। ठीक है जी, स्टेज 3 है ये। और आप देख सकते हैं मैंने 24 के बाद 25 पे लाइन रखी थी। ठीक है जी। तो यहाँ पे कौन से उस पे हो रहा है भाई, स्टेज 3 पे हो रहा है। अब देखते हैं कि क्या स्टेज 3 पे डेथ रेट भी 7 है कि नहीं है। यहाँ पे हमने देखा डेथ रेट की लाइन तक आए हम, डेथ रेट हमने उस एंगल से देखते हैं, उस साइड से देखना है। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। यहाँ पे 5 से देखें, दो डब्बे ऊपर है, 5 6 एंड 7। यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या लिख देना है भाई, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि स्टेज 3 पे जो है वो डेथ रेट जो था वो 7 था और बर्थ रेट 25 था। अब नेक्स्ट फिगर पे वो क्या कह रहा है, ऑन नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, ऑन फिगर 5.1 शेड द स्टेज ऑफ DTM विच शोज द नेचुरल हाई नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीज। बेटा नेचुरल इंक्रीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। नेचुरल इंक्रीज इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। ठीक है जी। तो बर्थ रेट और डेथ रेट में जो डिफरेंस है वो नेचुरल इंक्रीज कहलाता है। ठीक है जी। तो वो क्या कह रहा है कि भाई एक स्टेज ऐसा शो कर दे जिधर बर्थ रेट और डेथ रेट में डिफरेंस बहुत हाई है। याद रखिएगा अगर हाईएस्ट पूछा होता तो हमें प्रॉपर कैलकुलेशन करके देखना पड़ता है किधर डिफरेंस सबसे बड़ा आ रहा है। लेकिन उसने जस्ट हाई पूछा है तो हमें बस देखना है कि किधर बड़ा सा चेंज आ रहा है, बड़ा सा डिफरेंस है बर्थ रेट और डेथ रेट के अंदर। ठीक है जी। तो आप अगर देखें, ये बर्थ रेट की लाइन है और ये डेथ रेट की लाइन है। तो स्टेज 2 में भी बड़ा डिफरेंस है, अगर आप देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, और स्टेज 3 में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है जी।
तो बेटा बर्थ रेट और डेथ रेट में स्टेज 2 और 3 दोनों में ही बड़ा डिफरेंस है। तो हम इसमें कोई भी लिख सकते हैं, और अगर किसी बच्चे ने दोनों लिख दिया तो भी सही है। ठीक है, अगर उसने लेट सपोज स्टेज 2 लिख दिया, या फिर स्टेज 3 लिख दिया, या फिर उसने लिखा स्टेज 2 एंड 3 बोथ, तो भी उसके मार्क्स हो जाएंगे। आई होप कि अब आप लोगों को ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल मॉडल को समझ आ गया है कि किस तरीके से रीड करना होता है। इसके सवाल बहुत ही इजी हैं, ये फ्री नंबर्स है, समझे। बेटा अब हम लोगों ने एक और सवाल निकाला हुआ है यहाँ पे, समर 2024 का पॉपुलेशन चैप्टर से रिलेटेड है ये। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं एक तो मैप और दूसरा आपको एज स्ट्रक्चर या पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को रीड करना सिखाऊंगा। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास फिगर 4.1 है जिसमें मैप दिया हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान। ठीक है जी, साउदर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान दिखाया हुआ है। अच्छा जी, सबसे पहले उसने क्या किया हुआ है, एक्स मार्क किया हुआ है। अब वो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द एरिया लेबल्ड एक्स एंड वाई। यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है, ये तो बहुत ही आसान चीज है कि एक्स का हमें शेड देखना है और इधर से रीड कर लेना है कि भाई इस शेड पे कौन सा कलर बन रहा है। ठीक है जी। देखिए भाई ये दोनों कलर सेम है, 0 से 100 वाला जो कलर है। ठीक है जी। और ये वाला कलर जो है वो आपको सेम नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम क्या कर देंगे, एक्स पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है अकॉर्डिंग टू दिस स्केल 0 से 100 तक है। ठीक है जी। पर पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर खुद ही लिखा हुआ है एग्जामिनर ने सवाल में, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं लिखा होता तो फिर हम लिखते। ठीक है जी। अब वाई का पूछ रहा है तो वाई भी देख लेते हैं इसी तरीके से। भाई वाई का जो शेड है वो आप देख सकते हैं कि कौन सा वाला है, 300 से 301 से 1000 तक का है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3012 1000। तो ये हमारा आंसर ठीक हो गया। ठीक है जी, अगर पर स्क्वायर किलोमीटर नहीं लिखा हुआ होता तो हमें लिखना पड़ता, अदरवाइज हमें लिखने की जरूरत नहीं है। बीच में कुछ आसान सवाल भी आ रहे हैं तो वो भी साथ साथ कवर कर लेते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कह रहे हैं सजेस्ट टू फिजिकल फैक्टर्स दैट में एक्सप्लेन द डिफरेंसेस इन पॉपुलेशन डेंसिटी बिटवीन एरिया एक्स एंड वाई। ठीक है। अब फिजिकल का मतलब याद रखिएगा, ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल का मतलब हमेशा क्या होता है, नेचुरल। देखिए एक तो इंग्लिश के अंदर होता है इमोशनल एंड फिजिकल नीड वाली बात, एक वो है। एक ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल को लफ्ज यूज किया जाता है नेचुरल की सेंस में। वैसे तो अमूमन जहाँ पे सजेस्ट में सवाल आता है वहां पे 1 पॉइंट का 1 मार्क होता है, यानी कि डेवलप नहीं करना होता, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने मेंशन किया हुआ है यू शुड डेवलप योर आंसर, यानी कि हमें उसको एक्सप्लेन भी करना है। और 4 मार्क्स है, 2 पॉइंट्स पूछे हुए हैं। तो अल्टीमेटली हमें समझ आ गया कि भाई हमें हमें जो है वो 1 पॉइंट को 2 मार्क्स देने हैं, तो यानी कि डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब एक्स और वाई से रिलेट करके देखते हैं। देखिए अगर हम लोग वाई को देखें तो वाई जो है इट इज द एरिया ऑफ इंडस प्लेन बेसिकली। ठीक है जी, लोअर इंडस प्लेन की बात है। तो बेटा यहाँ पे प्लेन एरिया यानी कि यहाँ पे लैंड कैसी है, फ्लैट लैंड है। ठीक है जी, फ्लैट लैंड। अब लैंड एक नेचुरल फैक्टर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे फ्लैट लैंड है। जबकि अगर आप इस एक्स रीजन की बात करें तो ये कौन सा रीजन है, ये बेसिकली पोर्ट बलूचिस्तान प्लेट्यूज का रीजन है। ठीक है, जहाँ पे क्या है, माउंटेनस टोपोग्राफी है। ठीक है जी। तो आपको पता है कि क्योंकि एक्स पे माउंटेनस टोपोग्राफी है, ठीक है जी, या फिर अगर हम मैं लफ्ज इस्तेमाल कर लूँ रगेड टोपोग्राफी है, तो भी बात सही है। ठीक है जी, प्लेट्यू एरिया है ना तो रगेड टोपोग्राफी है वहां पे। तो आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि भाई फ्लैट लैंड पे हाउसिंग बनाना या रोड्स बनाना आसान है कंपेयर टू एक्स एरिया विच हैज रगेड टोपोग्राफी, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली वाई पे पॉपुलेशन डेंसिटी हाइयर है कंपैरेटिव टू एक्स। एक रीजन ये हो गया। दूसरी बात आप कह सकते हैं टेम्परेचर को कंपेयर कर सकते हैं। भाई हमें पता है ये इंडस प्लेन का जो रीजन है यहाँ पर कंपैरेटिवली मॉडरेट टेम्परेचर होता है। ठीक है जी, यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है। क्लाइमेट कर लेते हैं, रेनफॉल और टेम्परेचर दोनों ही कंपेयर हो जाएंगे, क्लाइमेट के अंदर दोनों चीज आ जाती है, टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों। ठीक है जी। जबकि एक्स जो है वो हमें पता है वहां पे कंपैरेटिवली मोर हार्श क्लाइमेट है।
ठीक है जी, वाई के कंपैरिजन में यहाँ पे हार्श क्लाइमेट है, जिसकी वजह से वाई पे लिविंग कंडीशंस इजियर हैं कंपैरेटिव टू एक्स, तभी यहाँ पे हायर पॉपुलेशन डेंसिटी है कंपैरेटिव टू एक्स। क्लियर हो गई बात? आई होप कि ये भी बात आपको समझ आ गई है। अब हम अपने मेन पार्ट पे आ गए, जो मुझे बेसिकली आज आपको समझाना था, वो है इसका पार्ट बी, जिसमें एक पॉपुलेशन पिरामिड, जिसको एज स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, वो दिया हुआ है। अब उसने क्या दिया भाई, स्टडी फिगर 4.2 ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड शोइंग द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान इन 2020। 2020 गए। अब देखिए भाई, 60 प्लस को इन्होंने ओल्डर डिपेंडेंट्स में डाला हुआ है, और 19 से बिलो, 19 और उससे बिलो को यंग डिपेंडेंट्स में डाला हुआ है। तो बूढ़े भी डिपेंडेंट है और यंग भी डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किस पे है? इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन पे। तो ये हो गए इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन। जो इकोनॉमिकली एक्टिव है यानी कि काम करती है, कमाती है, बाकी दोनों डिपेंडेंट्स है। बेटा इस साइड पे मेल की पॉपुलेशन है और इस साइड पे फीमेल की पॉपुलेशन है। कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, की भी दी हुई है आपको साइड पे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब एग्जामिनर साहब क्या कह रहे हैं? एग्जामिनर साहब कह रहे हैं फिगर 4.2 को कंप्लीट करो, जिसमें जो एज थी मेल की कैटेगरी, मेल की जो एज ग्रुप था 5 से 9 वाला, वो 6% होना चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर बनाना भूल गया और कहा आप बना दो और 1 मार्क हासिल कर लो। बहुत ही ईजी है भाई। देखिए ये स्केल है, सिंपली सिंपली यहाँ पे आ रहा है 6। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने स्केल को रखना है 6 पे, ऊपर लाके एक लाइन खींचनी है, इस डब्बे को पूरा करना है और इसको शेड कर देना है। ठीक है जी। अभी मेरे पास सेम शेड नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस तरीके से ग्रीन शेड कर रहा हूं इसको, आप पेंसिल से कर देगा। ठीक है जी, आप पेंसिल से इसको शेड कर देगा। बहुत ही इजी था, मतलब इसमें तो कोई मुश्किल होनी ही नहीं चाहिए थी भाई किसी को। हमने यहाँ पे एक शेड कर दिया और यहाँ पे हमें 1 नंबर मिल गया। अब वो क्या कह रहे हैं, इसी तरीके से 50 से 59 वाला फीमेल का था, जिसमें परसेंटेज होनी थी 1.5, लेकिन एग्जामिनर बनाना भूल गया। तो एग्जामिनर ने कहा आप खुद बना के मार्क्स हासिल कर लो। भाई देखिए यहां तक था 1 और यहाँ पे 2, तो इसके बीच में होगा 1.5। ठीक है जी, मैंने ऐसे बीच में स्केल रख के ऐसे लाइन खींची ऊपर की तरफ। ठीक है जी, पूरी नहीं खींचूंगा डेफिनेटली, अभी तो अभी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ से अब नीचे वाला पार्ट मैंने मिटा देता हूँ, थोड़ी सी टेढ़ी बनी है, मैं दोबारा से बना लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने खींची लाइन और नीचे वाला पार्ट में मिटा देता हूँ। ठीक है जी, मेरा ऐसे बॉक्स बन गया। अब यहाँ पे भी मैं शेड कर दूंगा। ठीक है जी, 1.5 पे शेड कर दिया, ये इधर भी नंबर मिल गया। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं बेटा, यूजिंग फिगर 4.2 आइडेंटिफाई द एज ग्रुप फॉर मेल दैट रिप्रेजेंट्स 3.9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, सर्कल द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि भाई मेल में एक ऐसा ग्रुप है जो कि 3.9 पे है, यानी कि मेल में कोई ऐसा है जो कि 3.9 पे है, यानी 4 से थोड़ा कम है। कह रहा वो कौन सा है भाई, उन्होंने ऑप्शन भी दे दिए हैं, या तो 15 से 19 वाला है, या 30 से 34 वाला, या 35 से 39 वाला, या 45 से 49 वाला। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि भाई इनमें से जो भी है आप उसको सर्कल कर देना। ठीक है जी, जरा इस पर स्केल रख के देखते हैं। अब देखिए यहां तक है 4, यहां तक क्या है, 4 है, तो 4 से थोड़ा सा कम होना चाहिए। ठीक है जी, हम देख लेते हैं 4 से थोड़ा सा कम कौन सा है। भाई सीधा सीधा मुझे मिल गया, कौन सा है 4 से थोड़ा सा कम, ये वाला, ये वाला आप देख सकते हैं। कौन सा एज ग्रुप है, 30 से 34 वाला। सिंपल था भाई, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 30 से 34 वाले को हमने सर्कल कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। भाई आगे वो क्या कह रहा है, स्टेट 3 इम्पैक्ट ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ यंग डिपेंडेंट्स 0 से 19 वाले ऑन इन पाकिस्तान पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। यानी कि कह रहा है कि भाई ये इतने सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, यंग डिपेंडेंट्स मेल फीमेल दोनों बहुत सारे हैं, इतना बड़ा स्टेज है। ठीक है जी, तो आप बता दो कि अगर ये यंग डिपेंडेंट्स पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होगी तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। भाई हम कहेंगे कि आज बच्चे ज्यादा तो कल बड़े ज्यादा, यानी कि फ्यूचर में देयर विल बी
मोर वर्किंग पॉपुलेशन, ये पॉजिटिव बात कर दी। ठीक है जी, फ्यूचर में वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है आज बच्चे पैदा होने का ज्यादा। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि भाई हम ये कह सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो इम्पैक्ट पूछा है, ठीक है, और स्टेट का है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 मार्क का सवाल है और 3 पॉइंट्स पूछे हुए हैं, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेंटेंस पूरा होना चाहिए। ठीक है, फिर हम नेगेटिव इम्पैक्ट ये लिख सकते हैं कि भाई देयर विल बी मोर बर्डन ऑन वर्किंग पॉपुलेशन। भाई जो एक्टिव पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, उसको आज ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा बच्चों को पालने के लिए। हो सकता है वालदाओं को जॉब वगैरह भी छोड़ने पड़ जाए, या मर्द को, या अमूमन वालदा छोड़ती हैं, तो ये बर्डन है ना कि भाई वो अपनी इन चीजों पे फोकस नहीं कर पा रही क्योंकि बच्चे हो गए अब। ठीक है जी, तो ये एक हो गया। फिर दूसरी बात, हम इकोनॉमी के लिहाज से ये भी लिख सकते हैं कि भाई देयर बी ग्रेटर डिमांड फॉर स्कूल्स वगैरह। ठीक है जी, स्कूल्स या फिर मेटर्निटी होम्स, बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं तो मेटर्निटी होम्स बनाने पड़ेंगे ज्यादा। ठीक है जी, और बच्चे पैदा हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करेंगे तो स्कूल्स बनाने पड़ेंगे। इस तरीके से कोई भी 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब वो नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, गिव 2 रीजंस फॉर इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ ओल्डर डिपेंडेंट्स। कह रहा है कि ये जो बूढ़े इतने ज्यादा हैं तो इसके इस ये क्यों बढ़ रहे हैं भाई, ये बूढ़े इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं, ये मर क्यों नहीं रहे भाई। तो कह रहे हैं कि क्या वजह हो सकती है इसमें। भाई अच्छी बात है ना, नहीं मर रहे, तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास अब बेटर फूड प्रोडक्शन हो रही है। भाई खाने पीने को अच्छा मिल रहा है तभी तो लोग लंबी लंबी जिंदगी जी रहे हैं। इसका ये मतलब है कि पहले के मुकाबले में हमारे पास बेटर मेडिकल फैसिलिटीज हैं। भाई बूढ़ों का सही इलाज विलाज हो रहा है तभी तो वो अल्लाह को प्यारे नहीं हो रहे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए। अब मैंने सिर्फ ये पॉइंट लिखा है, आपने पूरा सेंटेंस बनाया। वन ऑफ द रीजन इज बेटर फूड प्रोडक्शन, या अनदर रीजन, सेकेंड रीजन इज बेटर मेडिकल फैसिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में वो क्या पूछ रहा है भाई, डिफाइन सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर पे लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करें। ठीक है जी, तो एक कीवर्ड यहाँ पे क्या है, मूवमेंट का, कि लोगों की मूवमेंट, और दूसरा कीवर्ड क्या है, एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। ठीक है जी, पर्टिकुलर टाइम पे कर रहे हो, जैसे कि लोग सर्दियों के अंदर, एक्सट्रीम सर्दियों के अंदर लोग अपने लाइफ स्टॉक लेके ट्रांसमिशन फार्मिंग करते नीचे आ जाते हैं और गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन। अब वो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट, डिस्क्राइब 4 कॉजेज ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन। कह रहे हैं डिस्क्राइब 4 कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज ऑफ पाकिस्तान, यानी रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में क्यों जा रहे हैं। अब आप इसमें रूरल एरियाज की बुराई भी लिख सकते हैं और अर्बन एरियाज की तारीफ भी लिख सकते हैं। रूरल पुश फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, अर्बन पुल फैक्टर्स भी लिख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि भाई लैंड अंडर कल्टीवेशन डिक्रीज हो रही है, लैंड अंडर कल्टीवेशन जो है रूरल एरियाज के अंदर वो डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है। उसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि भाई जो रूरल एरियाज हैं वहां पे जमींदारी सिस्टम है, कि बड़े जमींदारों ने बड़ी बड़ी जमीन ओन कर ली है और वो उस पर कल्टीवेशन भी नहीं करते क्योंकि उनकी जरूरत से एक्स्ट्रा है वो, तो वहां पे फिर एम्प्लॉयमेंट उतनी ज्यादा जनरेट नहीं हो पा रही। या फिर आप अर्बन एरियाज की तारीफ लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे अर्बन एरियाज के अंदर उनको उम्मीद है कि यहाँ पे इनको बेहतर हाउसिंग मिल जाएगी, या फिर इनको यहाँ पे बेहतर हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाएंगी, जिससे इनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। तो कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एज स्ट्रक्चर से रिलेटेड सवालात भी हो गए। अब देखें इसका जो डी पार्ट आया हुआ था, वो आया हुआ था 6 मार्क का सवाल, और ये टू व्हाट एक्सटेंट वाला सवाल है, यानी कि सिंगल स्टेटमेंट वाला सवाल है। कह रहे रूरल अर्बन माइग्रेशन कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन अर्बन एरियाज। भाई लोग गांव देहातों से शहरों में आ जाते हैं तो इससे प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। टू व्हाट एक्सटेंट हैव मेजर्स यूज्ड टू इंप्रूव हाउसिंग एंड सर्विसेज इन अर्बन एरियाज सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। तो भाई वो बोल रहे हैं कि अर्बन एरियाज के अंदर, शहरों के अंदर गवर्नमेंट ने ऐसे क्या मेजर्स लिए और वो किस हद तक सक्सेसफुल रहे
इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। गिव रीजंस टू सपोर्ट योर जजमेंट एंड रेफर टू एग्जांपल्स यू हैव स्टडीड। देखिए, अर्बन एरियाज के अंदर जो स्लम्स हैं या शैंटी डेवलपमेंट्स हैं, इनको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया, उसका जो पहली बार मैंने सवाल देखा पुराने पास्ट पेपर्स के अंदर, वो मई जून 2012 के अंदर देखा, क्वेश्चन नंबर 5D। और बेसिकली ये जो अभी हमने रिसेंट सवाल देखा है, ये भी उसी से रिलेट करता है, यानी कि सेल्फ हेल्प स्कीम का जो टॉपिक है उसी से रिलेट करता है। ठीक है जी। कह रहे हैं ना, गवर्नमेंट ने किस हद तक मेजर्स लिए रूरल अर्बन एरियाज को इम्प्रूव करने के लिए। तो अर्बन एरियाज को इम्प्रूव करने के लिए जो मेजर्स लिए, उसमें एक मिसाल दी हुई है मई जून 2012 के क्वेश्चन से। तो मैं एक क्वेश्चन को समझाने के लिए दूसरे क्वेश्चन की मदद ले रहा हूँ। कह रहे हैं 1996 में गवर्नमेंट ने एक औरंगी वेलफेयर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया द स्लम एरिया ऑफ कराची, औरंगी टाउन बेसिकली बात करें। गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड यूटिलिटी कंपनीज आर वर्किंग टुगेदर विद लोकल पीपल टू स्टैब्लिश अ मॉडल टाउन और अ मिसाली इलाका। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा हमारी अथॉरिटीज और यूटिलिटी कंपनीज जो हैं वो लोकल लोगों के साथ मिलके काम करेगी, सो दैट एक टीम स्पिरिट डेवलप हो लोगों के अंदर, और लोग भी अपने एरिया को इम्प्रूव करने के लिए पार्ट ले, फिर वो उसको बाद में भी लुक आफ्टर करेंगे। द वर्क इज शेयर्ड बिटवीन लोकल्स एंड द अथॉरिटीज। ये बात जुमला भी लिखा हुआ है यहाँ पे, द वर्क इज शेयर्ड बिटवीन द अथॉरिटीज एंड द लोकल पीपल। तो इससे क्या होगा कि लोग लोकल लोगों के अंदर भी एक टीम स्पिरिट जागेगा कि हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है। रेजिडेंट्स विल बेनिफिट फ्रॉम सैनिटरी फैसिलिटीज। अगर सैनिटरी फैसिलिटीज होंगी तो आपको मालूम है कि सफाई का निज़ाम होगा, निकासी का निज़ाम होगा, तो फैटल डिजीजेस कम फैलेंगी। फिर वाटर सिस्टम होगा तो भी लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर होंगी। ठीक है, उनकी हेल्थ कंडीशन बेहतर होगी। अब पावर सप्लाई एंड बेटर रोड्स, पावर सप्लाई हो गया, लोग अपने छोटे मोटे बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज बेहतर तौर पे काम कर सकती हैं, मशीन्स उसमें लग सकती हैं। और बेहतर रोड होगा तो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट आसानी से कर पाएंगे। मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग आर सप्लाइड फॉर हाउसिंग, हेल्थ सेंटर्स, स्कूल्स इंक्लूडिंग अ ग्रामर स्कूल। स्कूल होगा, लोग एजुकेटेड होंगे, लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, बेहतर जॉब्स कर पाएंगे। देर इज ऑल्सो अ स्कीम टू प्रोवाइड चीप लोन्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस। तो स्मॉल बिजनेसेस के लिए जब चीप लोन्स होंगे तो वो इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने काम को एक्सपेंड कर पाएंगे, और इससे वो क्या होगा, वो अब अपने एक्सपेंशन से फिर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे और ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे। तो इसी को पूरा एक्सप्लेन करते हुए हम वापसी आते हैं अपने उस सवाल की तरफ जो हम लोग बात कर रहे थे। हम पूरी इसी की मार्किंग स्कीम को यूज करते हुए पॉजिटिव पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट्स में हमने क्या क्या पढ़ा भाई, गवर्नमेंट ने एग्जाम्पल भी देनी थी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था ना, गिव रीजंस टू सपोर्ट एंड रेफर टू एग्जाम्पल्स योर स्टडी। तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ गया, औरंगी, औरंगी वेलफेयर प्रोजेक्ट आ गया एग्जाम्पल में, जो कि कराची जैसे शहर के अंदर गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। अब इससे क्या हुआ, आपको स्कूल्स मिले, तो स्कूल से क्या हुआ, लोग एजुकेटेड हुए, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई। दूसरा, आपने सैनिटेशन फैसिलिटीज बेहतर की। सैनिटेशन बेहतर करने से क्या हो सकता था, लोगों की हेल्थ कंडीशंस बेहतर हो सकती थी, हेल्दी वर्कफोर्स हो सकती थी, तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होती। ठीक है जी। फिर काम को लोकल्स के साथ शेयर किया, जिसकी वजह से एक कम्युनिटी स्पिरिट जो है वो स्प्रेड हुआ कि लोग भी अपनी चीजों का खुद ख्याल रखेंगे। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि जो डिमांड है चीजों की वो एक्सीड करती है सप्लाई से। गवर्नमेंट बजट कंस्ट्रेंट की वजह से उतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाई जितनी डिमांड, तो हर कोई इससे बेनिफिट नहीं कर पाया। दूसरी बात, ये बात भी सच है कि देर वॉज करप्शन, करप्शन की वजह से द मनी वेंट एल्सवेयर। जो पैसा लगना चाहिए था यहाँ पे वो पूरे तौर पे यहाँ पे लगा नहीं, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट उस हद तक कामयाब नहीं हो पाया जिस हद तक होना चाहिए था। तो इस तरीके से भी आप जो है वो इसका आंसर लिख सकते हैं। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया है। देखिए बेटा, ग्राफ रीड करना मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, एक सवाल भी करवा चुका हूँ। अब उसी से मिलता जुलता सवाल है विंटर 2024 का, क्वेश्चन नंबर 4A, जिसमें उसी तरीके से बर्थ रेट, उसी तरीके से
नेचुरल इंक्रीज का रेट और डेथ रेट दिया हुआ है। नेचुरल इंक्रीज का मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया था, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ठीक है जी। और उसी तरीके से एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि बर्थ रेट कैलकुलेट करें, डेथ रेट कैलकुलेट करें, और ईयर बताएं जिसमें हाईएस्ट रेट था नेचुरल इंक्रीज का। और फिर एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि हाउ नेचुरल इंक्रीज इज कैलकुलेटेड। और फिर जिस तरीके से हमने यंग डिपेंडेंट्स के इम्पैक्ट पढ़ा था कि अगर वो ज्यादा होंगे तो मुल्क पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो वैसे ही उसने ओल्डर डिपेंडेंट्स का इम्पैक्ट पूछा हुआ है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस सवाल को आप लोगों ने खुद से करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है।